नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एक तरफ तालिबान भारत से दोहा में बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ उसके प्रवक्ता ने कश्मीर मुद्दे पर बयान देना शुरू किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में समुद्री तूफान ईडा की वजह से हुई भारी बारिश के कारण तबाही मची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उड़ान के प्रति अपने प्यार को याद करते हुए संजय गांधी की विमान दुर्घटना में हुई मौत पर बड़ा उद्घोषण किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट म्यू पर चिंता जताते हुए कहा कि यह कहीं म्यूटेशन का जोड़ है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में फंगस के मामले अस्पतालों में बढ़ने लगे। पिछले काफी समय से संक्रमण दर 1% से नीचे। तालिबान का नया पैतरा। एक तरफ तालिबान भारत से दोहा में बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ उसके प्रवक्ता ने कश्मीर मुद्दे पर बयान देना शुरू कर दिया। चीन में उइगर मुसलमानों का दमन पर चुप्पी साधने वाले तालिबान ने कहा उसे जम्मू कश्मीर सहित दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। तालिबान के प्रवक्ता शहल शाहीन ने बयान दिया कि तालिबान ने यह बयान ऐसे समय पर दिया जब एक दिन पहले ही रिपोर्ट आई है अलकायदा ने उससे कश्मीर को लेकर मदद मांगी। हालांकि इससे पहले तालिबान नेतृत्व कह चुका है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मुद्दों में शामिल नहीं होगा और अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि उनके संगठन के पास जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का हक है। साथ ही शहल ने अमेरिका के साथ हुए दोहा समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि हम किसी भी देश के खिलाफ सशस्त्र अभियान नहीं चलाएंगे। शाहीन ने इस इंटरव्यू में कहा था कि एक मुसलमान के तौर पर भारत के कश्मीर या किसी और देश के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का हमारे पास अधिकार है। हम सभी देशों के मुसलमान के साथ समानता से अपील करेंगे। 31 अगस्त को भारत ने पहली बार तालिबान के साथ आधिकारिक बातचीत की। इस दौरान भारत ने अपनी चिंताएं तालिबान नेता शेर मोहम्मद अब्बास की साझा की। बैठक में भारत ने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों या किसी तरह के आतंकवाद से नहीं होना चाहिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में समुद्री तूफान ईडा की वजह से हुई भारी बारिश के कारण तबाही मच गई। तूफान में अब तक 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई। दोनों ही जगहों पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। वही तूफान और अधिक खतरनाक होते हुए न्यू इंग्लैंड की तरफ बढ़ गया है। न्यूयॉर्क शहर की पुलिस ने 7 लोगों की मौत की एक साथ पुष्टि की, जबकि न्यू जर्सी में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क एफडीआर ड्राइव में हटने के पूर्व और एक बड़े हिस्से और ब्रॉक्स नहीं पहुंचे। बुधवार देर शाम तक पानी में डूबे थे। सबसे स्टेशनों और रास्तों पर पानी भरने से मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी के सभी सेवाओं को निलंबित करना पड़ा। ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो के सबवे पर सफर कर रहे लोग कारों के सीट में खड़े दिखाई दे रहे हैं। दूसरे वीडियो में सड़कों पर खड़ी गाड़ियां शीशे तक डूबी दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय मौसम सेवा कार्यालय ने बुधवार रात बाढ़ को लेकर अचानक आपत्ति जताई थी। यह चेतावनी विशेष परिस्थितियों में तब जारी की जाती है जब बाढ़ से विनाशकारी क्षति हो रही हो या फिर होने वाली हो। बारिश की वजह से न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी दोनों ही जगहों की कई इमारत को भी नुकसान पहुंचा। मूसलाधार बारिश के कारण बिजली आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उड़ान के प्रति अपने प्यार को याद करते हुए संजय गांधी की विमान दुर्घटना में हुई मौत पर बड़ा रहस्य उद्घाटन किया। राहुल ने कहा कि चाचा संजय गांधी मेरे पिता राजीव गांधी की बात मान लेते तो शायद यह हादसा ना होता। पिता ने अपने भाई संजय को पीठ से ऐसे आक्रामक विमान उड़ाने से मना किया, लेकिन वह नहीं माने। राहुल ने कहा पायलट जब विमान उड़ाता है तो उसकी कल्पनाशीलता रोड रेलवे लाइन द्वारा अवरुद्ध नहीं होती। उनकी कल्पनाशीलता 30,000 फुट पर होती है, इसलिए उनकी भी क्षमता बड़े तंत्र को देखने की थी। यूथ कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जीवन से जुड़ी तस्वीर की प्रदर्शन लगाई गई। इन्हीं चित्रों से राहुल ने एक वीडियो में परिवार से जुड़ी बातचीत का खुलासा किया। राहुल ने कहा कि विमान उड़ाने का जितना अनुभव उनके पास 300 से 350 घंटे उतना ही चाचा संजय गांधी के पास भी था। संजय गांधी भी विमान उड़ाने के शौकीन थे। 23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। राहुल ने एक फोटो को देखकर बताया कि पिता अक्सर उन्हें कॉकपिट में बिठाते थे और तमाम सवालों का जवाब देते थे। राहुल ने कहा कि सोनिया गांधी कई बार पिता के प्लेन उड़ाने पर चिंतित हो जाती थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट म्यू पर चिंता जताते हुए कहा कि यह कई म्यूटेशन का जोड़ है। इस पर टीका बेअसर हो सकता है। यह वेरिएंट जनवरी 2021 में पहली बार कोलंबिया में मिला था। इसका वैज्ञानिक नाम बी है। WHO इस पर नजर बनाए हुए हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी पर कहा था कि म्यू को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यह वेरिएंट कई म्यूटेशन का जोड़ है जो टीके से बनी प्रतिरक्षा से बचने में कारगर है। इसका मतलब यह है कि इसके म्यूटेशन कोरोना के खिलाफ टीका लगवाने के बाद भी शरीर पर अटैक कर सकता है। संगठन ने कहा कि यह वेरिएंट अपना रूप बदलता रहता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आगे अध्ययन की जरूरत है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच म्यू वेरिएंट की वैश्विक व्यापकता में गिरावट आई। वर्तमान में यह 0.1% से भी कम है, यानी वैज्ञानिक स्तर पर इसके प्रसार की रफ्तार उतनी ही नहीं है। हालांकि कोलंबिया, इक्वाडोर में प्रसार बढ़ रहा है। अन्य देशों में भी छिटपुट मामले सामने आ रहे हैं। यूरोप व दक्षिण अमेरिका से गंभीर असर देखने को मिली है। चिंताजनक बताया जा रहा है कि कोरोना म्यू वेरिएंट अब तक भारत में नहीं मिला। इसके अलावा एक और म्यूटेशन 1.2 का कोई केस भी भारत में नहीं दिखा। भारत में वायरस के 232 में अधिक म्यूटेशन सामने आ चुके हैं। मामला भारत में अब तक दर्ज नहीं हुआ। देश भर में जीनोम की निगरानी के रहे वैज्ञानिकों में एक डॉक्टर स्कारिया ने कहा कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने म्यू वेरिएंट को गंभीर बताया। अब तक मिले साक्ष्यों से पता चला है इस नए वेरिएंट में आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं। सामुदायिक प्रसार की क्षमता के कारण डेल्टा वेरिएंट की तरह ही आक्रामक हो सकता है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में फंगस के मामले अस्पतालों में बढ़ने लगे। पिछले काफी समय से संक्रमण दर 1% से नीचे था, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में फंगस के रोगी अब भी मौत से जंग लड़ रहे हैं। इनकी संक्रमित मरीजों पर मैक्स अस्पताल का पहला चिकित्सा अध्ययन सामने आया है, जिसमें कोरोना संक्रमण की तुलना में फंगस में मृत्यु दर 1.5 गुना अधिक है। अस्पताल में भर्ती 17% मरीजों की मौत हुई, जो कि अब तक की तुलना में सर्वाधिक है। मेडिकल जर्नल मेडिकेरिस प्रकाशन के समीक्षात्मक इस अध्ययन के अनुसार मार्च से 15 जुलाई के बीच मैक्स अस्पतालों में 155 मरीज भर्ती थे। इन मरीज को संदिग्ध मानते हुए फंगस का उपचार दिया गया। 2/3 से अधिक मरीज पुरुष थे, जिनकी आयु 43 वर्ष औसतन दर्ज कराई गई थी। आंख में संक्रमण देखने को मिला। डॉक्टर के अनुसार कुछ मरीजों में 1 से अधिक लक्षण थे। हालांकि मधुमेह को लेकर स्थिति देखे तो फीसदी में यह बीमारी पहले ही थी। कोरोना संक्रमण होने के बाद उन्हें स्टेरॉयड युक्त दवाओं का सेवन करना पड़ा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक जुड़े रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में भारत के एथलीट प्रवीण कुमार ने रजत पदक जीत लिया। वहीं मनोज सरकार बैडमिंटन ने पुरुष सिंगल्स की SL3 स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचे। उन्होंने इस मुकाबले में यूक्रेन के अलेक्जेंडर चिरकोव को 2 से शिकस्त दी। प्राची यादव महिलाओं की केनो स्प्रिंट स्पर्धा के फाइनल ईयर से बाहर हो गई। वहीं महिला सिंगल्स के 200 मीटर VL2 स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रही। तीरंदाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में हरविंदर सिंह अंतिम 8 में जगह बनाने में सफल रहा। इसके अलावा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यतिराज ने पुरुष सिंगल्स ऐसे स्पर्धा में अपना दूसरा मुकाबला जीतने में सफलता हासिल की। महिला डबल्स में भारत की पारुल परमार और पहला कोहली की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें फ्रांस के फोस्टिन नॉल और लेनिन मारी की सीधे सेटों में हराया। फ्रांस ने यह मुकाबला जीता। टोक्यो पैरालंपिक में आज 10वां दिन है, जो कि भारत के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। भारत के कई एथलीट्स बैडमिंटन, निशानेबाजी, स्विमिंग, तीरंदाजी एथलीट्स की स्पर्धाओं में अपनी चुनौतियां पेश करेंगे। इन सभी एथलीट्स से बेहतर प्रदर्शन के अलावा पदक की उम्मीद रहेगी। बीते 9वें दिन कुछ भारतीय खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन कर मेडल जीतने की उम्मीद बनाए रखी। पैरालंपिक में बीते 2 दिन से कोई भी भारतीय एथलीट्स पदक नहीं जीत पाया। 5 राज्यों में 2022 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टियों ने कमर कसी। इसी बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने चुनाव से दूर रहने और अपने अध्ययन अवकाश को बढ़ाने का फैसला किया। इसलिए उन्हें जल्द ही किसी राजनीतिक संगठन में शामिल होने की अफवाहों पर विराम लगाया गया। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टियां रणनीति तैयार करने में लग गई है, लेकिन कई लोगों की निगाहें इस बार किसी राजनीतिक दल से ज्यादा
जाने माने रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए जीत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी वापसी करने जा रही है और कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए नए चेहरे की तलाश में है। प्रशांत किशोर के करीबी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने ब्रेक लेने का फैसला किया और अगले साल मार्च से पहले कोई असाइनमेंट नहीं लेंगे। वह अगले साल तब तक किसी भी पार्टी में अंदर या बाहर से कोई भूमिका नहीं निभाएंगे कि वह जो काम करते आ रहे हैं अब वो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि करने का प्लान बनाया है, इसके बारे में मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। ऐसे में इसका मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई भूमिका निभाने के इच्छुक नहीं है। उनका यह ब्रेक मार्च 2022 के बाद भी आगे जारी रहेगा या नहीं, यह तय नहीं हो पाया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के प्रति एक बार फिर पक्षपाती रवैया उजागर हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार पर छठी जनगणना में अल्पसंख्यकों की आबादी कम दिखाने का आरोप लगाया, ताकि सदनों में उनका प्रतिनिधित्व अधिक न हो। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों का अनुपात घटा, जबकि मुस्लिमों की आबादी में तक पहुंच गई। वहीं हिंदुओं की आबादी 1%, ईसाई अहमदी पिछड़ी जाति 0.41% पर सिमट गए। इससे पहले 1998 में जनगणना की गई थी, जब देश की कुल आबादी 13 करोड़ दर्ज कराई गई थी। कराची सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी नील केशव ने कहा कि 1998 की जनगणना के डेटा के हिसाब से हिंदू आबादी करीब 20 लाख थी। वहीं नई जनगणना बताती है कि 20 सालों में ये बढ़कर महत्व 35 लाख हुई। उनका कहना है कि हिंदुओं की संख्या इससे कई ज्यादा है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। शार्क सम्मेलन भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में बड़े टकराव का कारण बन सकता है। दरअसल पाकिस्तान सार्क की बैठक में अफगानिस्तान को निमंत्रण देने की तैयारी में है, जबकि भारत अब तक अफगानिस्तान में तालिबान शासन को आधिकारिक मंजूरी नहीं दी। ऐसे में अगर सार्क की बैठक से पहले नई सरकार को मान्यता देने का मामला नहीं सुलझा तो भारत और पाकिस्तान फिर से आमने सामने नजर आएंगे। दरअसल पाकिस्तान तालिबान को साध कर उसका उपयोग भारत के खिलाफ करना चाहिए। इसी कारण अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा शासन में आने के मामले को पाकिस्तान ने हाथों हाथ लेते हुए कहा कि इसकी तुलना गुलामी की जंजीर तोड़ने की है। इस बार सार्क का मेजबान पाकिस्तान है, इस आधार पर उसकी बैठक में अफगानिस्तान को आमंत्रित करने का अधिकार है। कोरोना महामारी के कारण इस साल सार्क की बैठक नहीं हो पाई। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद पाकिस्तान अब जल्द से जल्द सार्क की बैठक बुलाना चाहता है। इससे पहले मार्च में ही पाकिस्तान ने सार्क बैठक की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार होने की घोषणा की। इस बीच आई कोरोना की दूसरी लहर के कारण बैठक नहीं हो पाई। अब पाकिस्तान ने जल्द से जल्द सार्क की बैठक बुलाने की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी। उसकी योजना बैठक के अफगानिस्तान में आमंत्रित करने की है। एनसीआर के किसानों की आमदनी बढ़ाने को खाका तैयार कर रहा है। तेजी से हो रहे शहरीकरण के बीच 2041 तक की जरूरत को देखते एक बोर्ड जोर खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी उत्पादों पर है। बोर्ड को उम्मीद दिल्ली एनसीआर से तेजी से बढ़ रही आबादी से है। इसका किसानों को उत्पादकों का उपभोक्ता माना जाता है। सही तकनीक से वह बेहतर बाजार मिलने से किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। योजना में किसानों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने से लेकर उनके उत्पादकों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने तक का प्रावधान होगा। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के रीजनल प्लान 2041 के ड्राफ्ट में इससे जुड़े प्रस्ताव शामिल है। ड्राफ्ट में योजना लागू करने की इकाई 2000 से ज्यादा आबादी गाँव होंगी। इन गाँव में सब्जियां और दूध के प्रोसेस के बुनियादी सुविधाएं विकसित हो जाएगी। इससे उत्पादकों की गुणवत्ता बरकरार रखते हुए उपभोक्ता को डेयरी और दूसरे कृषि उत्पादक पहुंचाए जा सकेंगे। बोर्ड के प्रस्ताव में कहा गया कि पूरे इलाके का तेजी से शहरीकरण हो रहा है। 2011% की तुलना में 2041 तक करीब 66% की आबादी शहर को होगी। कृषि क्षेत्र पर फोकस रखकर न सिर्फ शहरी आबादी की जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि किसान की आमदनी भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। मंगलवार को जारी जीडीपी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही और 2011-12 की स्थिर कीमतों के आधार पर देश की जीडीपी पिछले वर्ष की इस तिमाही की तुलना में 20% के उछाल के साथ 32 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। यदि चालू कीमतों के आधार पर देखें तो पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में जीडीपी 26% के उछाल के साथ 40 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई थी। जब हम इस उछाल का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि अर्थव्यवस्था का जिस क्षेत्र में सबसे बड़ा उछाल आया वह औद्योगिक क्षेत्र है, जिससे महत्वपूर्ण घटक मैन्युफैक्चरिंग के प्रतिशत और कंस्ट्रक्शन में प्रतिशत का उछाल देखने को मिलता है। वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बड़ी राहत है। सरकार जहां इसके लिए अपनी नीतियों को श्रेय दे रही है, वहीं विपक्षी दल इस वृद्धि को पिछले वर्ष की पहली तिमाही में लॉकडाउन के कारण अधिक गतिविधियों के ठप होने की वजह से आई गिरावट के कारण जीडीपी की इस वृद्धि को कोई उपलब्धि नहीं मान रहे हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे लो बेस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन याद विपक्षों की अब बात मान भी ली जाए, अर्थव्यवस्था महामारी के दुष्प्रभाव से अब बाहर आने लगी है। महामारी के कारण देश में अधिक गतिविधियां ठप हो जाने के कारण बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, मैन्युफैक्चरिंग लगभग ठप हो गई थी और मजदूर अपने गांव लौट गए थे। फैक्ट्रिया और सेवा क्षेत्र के जो कार्यालय काम कर रहे थे, वहां कामगारों के आधे या उससे भी कम वेतन पर काम करना पड़ा। यातायात पूरी तरह से ठप होने से पेट्रोल उत्पादों की मांग रसताल में पहुंच गई थी। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेडी शेरमैन से गुरुवार को मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच रक्षा, व्यापार व निवेश और जलवायु परिवर्तन सहित अन्य क्षेत्रों में भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया। उन्होंने अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक क्षेत्र, कोविड-19 महामारी के विकास की भी समीक्षा और संयुक्त राष्ट्र में सहयोग और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके तालिबान ने कहा कि वो फंड्स के लिए चीन पर निर्भर है, क्योंकि चीन ही उनके लिए सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। कुछ दिन पहले तालिबान के नंबर 2 माने जाने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने बीजिंग का दौरा किया। इस दौरान चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। तो इस दौरे का नतीजा तालिबान ने गुरुवार को दिए बयान से साफ हो रहा है कि अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन की खनिज संपदा है, जिस पर दुनिया के फैक्ट्री के तौर पर स्थापित हो चुके चीन की नजर है। तालिबान ने चीन को भरोसा दिलाया कि वो उइगर मुस्लिमों को कट्टरपंथी तत्वों पर नकेल कसकर रखेगा। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं किया जाएगा। हालांकि तालिबान ने भारत समेत पूरी दुनिया को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल किसी मुल्क के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने कहा कि उन्होंने तालिबान और चीन के करीबी रिश्तों का खुलासा किया। मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी बेहद खस्ता हालत में है। हमें मुल्क चलाने के लिए फंड्स की जरूरत है। फिलहाल और शुरुआती तौर पर हम चीन की मदद से आर्थिक हालत सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर फतह के साथ पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। 31 अगस्त तक सभी विदेशी सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर चले गए। इसके बाद अफगानिस्तान के तमाम फॉरेन फंड्स को अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने फ्रीज कर दिया। चीन इस मौके का फायदा उठाता दिख रहा है। बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे 40 साल के थे। सिद्धार्थ को पार्थिव शरीर शुक्रवार को अंतिम दर्शन के लिए मुंबई के सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब में रखा जाएगा। सुबह 10 बजे उनका अंतिम संस्कार ओशीवारा स्मशान घाट में किया जाएगा। सिद्धार्थ की तबीयत बिगड़ने पर फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया, जो सुबह करीब 8 बजे पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ को अस्पताल ले जाने की सलाह दी। सिद्धार्थ को उनकी बहन प्रीति और बहनोई कपूर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिस वक्त सिद्धार्थ घर में बेशुद्ध थे, उस वक्त शहनाज भी वहां मौजूद थी। मौत से ठीक एक दिन पहले सिद्धार्थ शुक्ला का मूवमेंट आम दिनों के मुकाबले अलग था। वे अक्सर डिनर घर पर ही अपनी मां के साथ करते थे। बुधवार की रात उन्होंने वह भी नहीं किया, सिर्फ 50 पी और फ्रूट्स खाए। फिर 3 घंटे टीवी और मोबाइल शोज देखे। रात 2:30 बजे मां से पानी मांगा और पानी पीकर सोने चले गए। सुबह 7:30 बजे उनकी मां ने कमरे में उनके पेट के बल सोया पाया। सिद्धार्थ अक्सर करवट लेकर सोया करता है। कुछ देर बाद अजीब महसूस होने पर मां ने डॉक्टर को बुलाया था। शार्दुल ठाकुर और कप्तान विराट कोहली को छोड़कर भारत का कोई बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों की स्विंग और सीम का ढंग से सामना नहीं कर सका। लेकिन जसप्रीत बुमराह खतरनाक पहले स्पेल में 2 विकेट चटकाकर चौथे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन भारत को मैच में लौटाया। पहले दिन का खेल समाप्त होने पर भारत ने
जवाब में इंग्लैंड ने 3 विकेट में 53 रन पर गंवा दिए। बुमराह ने दोनों सलामी बल्लेबाजों रोरी बर्न्स और हसीब हमीद को पैविलियन भेज जब स्कोर बोर्ड पर 6 ही रन टंगे थे। बुमराह ने 6 ओवर में 2 विकेट चटकाए। उमेश यादव ने दूसरे स्पेल में शानदार ऑफ कटर पर फॉर्म पे चले जो रूट को आउट किया। इससे पहले भारत ने 7 विकेट पर रन गंवा दिए, लेकिन अपना चौथा टेस्ट खेल रहे गेंदबाजी ऑलराउंडर ठाकुर ने 36 गेंदों में रन बनाए। देश विदेश की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।